नमस्कार, जनता टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी। शुरू करेंगे खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद राज्य के कार्यवाहक सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर उन्हें जीत की बधाई दी और अगले 5 साल तक जनता की सेवा करने का संदेश भी दिया। यूपी के कार्यवाहक सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने कहा कि आज योगी आदित्यनाथ जी से भेंट हुई, उन्हें उत्तर प्रदेश चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत की बधाई। वहीं इससे पहले दिन में योगी ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और भाजपा महासचिव बीएल संतोष से भी मुलाकात की। वहीं मुलाकात के बाद योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा कि विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेता, आत्मनिर्भर भारत के शिल्पकार, एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्न दृष्टा आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आज नई दिल्ली में स्नेहिल भेंट हुई। अपनी व्यस्ततम दिनचर्या से समय प्रदान करने और आत्मीय मार्गदर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री जी का हृदय तल से आभार। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद अब विधान परिषद स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं। इसके बाद प्रदेश में अभी 13 अप्रैल तक आचार संहिता लागू रहेगी। पहले विधानसभा चुनाव के साथ ही विधान परिषद के भी चुनाव होने थे, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ने बाद में विधान परिषद चुनाव के लिए नया कार्यक्रम जारी किया। 9 अप्रैल को दोनों चरण का मतदान होगा, जबकि 12 अप्रैल को मतगणना के बाद परिणाम आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद स्थानीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया 15 मार्च से शुरू होगी। विधान परिषद के स्थानीय अधिकारी क्षेत्र की 36 सीटों पर 15 मार्च से चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी। यूपी चुनाव में मिली हार के बाद आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने पिता मुलायम सिंह से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान अखिलेश की मुलायम सिंह से यादव ने तारीफ करते हुए कहा कि आप बहुत अच्छा लड़े। बता दें कि यूपी में बीजेपी एक बार फिर सरकार बनाने जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी ने इस बार 273 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं सपा गठबंधन को 125 सीटें मिली हैं। योगी आदित्यनाथ कुछ ही दिन में दोबारा यूपी के सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव में हार की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव 2022 के जनादेश को जनता का सम्मान स्वीकार करती है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से भाजपा सरकार को जनता का समर्थन मिला है, लेकिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत योगी सरकार के कुल 11 मंत्री चुनाव हार गए। ऐसे में अब बीजेपी आलाकमान के सामने सबसे बड़ी चुनौती योगी 2.0 की टीम यानी कि मंत्रिमंडल तैयार करने की है। ऐसे में आखिर कौन कौन है मंत्री बनने की रेस में, किसका कद बढ़ेगा और किसको मिलेगी नई जिम्मेदारी, क्या है बीजेपी की तैयारी, इस खास रिपोर्ट में देखिए। हर किसी को अब इंतजार इस बात का है कि जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे तो उनके बाद जो चेहरे सामने आते जाएंगे वो कौन होंगे। उत्तर प्रदेश में भाजपा की दमदार वापसी हुई। पार्टी ने अपने दम पर 255 सीटें जीती हैं, जबकि उसके गठबंधन साथियों को मिलाकर एनडीए को 273 सीटें मिली। ऐसे में अब योगी सरकार 2.0 कैसी होगी, इसका सबको इंतजार है। अब सबको इंतजार ये भी है कि मंत्री पद किन्हें मिलेगा, क्योंकि 1985 के बाद यूपी में लगातार दूसरी बार बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड लहर के बावजूद उसके कई मंत्री चुनाव हार गए। हारने वाले मंत्रियों में निवर्तमान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हैं, जिन्हें सिराथू सीट पर समाजवादी पार्टी की पल्लवी पटेल से 7,000 वोटों से करारी हार मिली है। यूपी विधानसभा चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य समेत योगी सरकार के कुल 11 मंत्री चुनाव हारे हैं। इसमें 3 कैबिनेट मंत्री, 2 स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री और 6 राज्य मंत्री शामिल हैं। 11 मंत्रियों को चुनाव हारने के बाद बीजेपी के सामने मंत्रिमंडल की नई टीम बनाने की चुनौती है। योगी सरकार 2.0 के मंत्रिमंडल में नए कई और बड़े चेहरों को शामिल किया जा सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा का साथ छोड़ने
और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के चुनाव हारने की वजह से इस बार बड़े ओबीसी चेहरे को मौका दिया जा सकता है। ऐसे में संभावना है कि इस बार ओबीसी चेहरे के रूप में उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। इसी तरह उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य भी इस बार दलित चेहरे के रूप में आगरा से उम्मीदवार थी। उनका राज्यपाल की कुर्सी छोड़कर यूपी में चुनाव लड़ना ही सब कुछ साफ करता है। इसके अलावा पूर्व आईपीएस अधिकारी असीम अरुण और ईडी में अधिकारी रह चुके राजेश्वर राव को उनकी प्रशासनिक क्षमता को देखते हुए मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इसी तरह नोएडा से करीब 1,80,000 वोटों से जीतकर आए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह साहिबाबाद सीट से रिकॉर्ड 2,14,000 वोटों से जीत दर्ज कराने वाले सुनील शर्मा और देवरिया से ब्राह्मण चेहरे के रूप में जीत कर आए शलभ मणि त्रिपाठी भी मंत्रिमंडल में नए चेहरे हो सकते हैं। शलभ मणि इसके पहले योगी सरकार में मीडिया सलाहकार थी। वहीं अनुप्रिया पटेल के नेतृत्व वाले अपना दल और संजय निषाद की निषाद पार्टी से भी प्रतिनिधित्व मिलने की पूरी संभावना है। इस बार ओम प्रकाश राजभर की जगह संजय निषाद या उनके बेटे को अहम मंत्रालय मिल सकता है। योगी सरकार 2.0 की बिसात 2024 की लड़ाई को साधते हुए बिछाई जाएगी। ऐसे में कई चेहरों को जगह मिल सकती है जो संगठन के जरिए पार्टी को मजबूत करते आए हैं। अनुमान लगाया जा रहा कि भाजपा नेतृत्व ने योग्यता, जाति और क्षेत्रीय समीकरणों के आधार पर संभावित मंत्रियों की एक बेसिक लिस्ट तैयार की है, जिस पर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक मंथन चल रहा है। क्योंकि लक्ष्य सिर्फ मंत्री या फिर राज्य मंत्री बनाने भर का नहीं है, लक्ष्य 2024 लोकसभा चुनाव साधने का भी है। जनता टीवी न्यूज डेस्क से विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी की प्रचंड बहुमत के साथ जीत के बाद जनता में बेहद उत्साह देखने को मिल रहा है। ऐसे में वृंदावन के साधु संतों ने आज एक बैठक का आयोजन किया है, जिसमें सभी साधु संत शामिल हुए और प्रधानमंत्री मोदी को जीत की बधाई दी है। बता दें कि इस बैठक में श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने और वहां पर विशाल कॉरिडोर बनाने की मांग उठाई गई और एक मांग पत्र पर संतों ने अपने हस्ताक्षर कर पीएम मोदी से मथुरा में मंदिर निर्माण की मांग की है। रुक करेंगे अगली खबर का। सियासी त्योहार के बाद अब पूरा देश आने वाले दिनों में रंगों का त्योहार होली मनाने को लेकर धूमधाम से जुटा हुआ है। वहीं लखनऊ में भी हर गली मोहल्ले में होली को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। रंग गुलाल की दुकान भी लगने लगी है। देखिए लखनऊ की तस्वीर की आखिर किस तरह से तैयारियां हो रही हैं। राजधानी लखनऊ में भी होली को लेकर तमाम ग्राहकों में या फिर लोगों में उत्साह और उमंग का तस्वीर देखने को मिला। फिलहाल मैं राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके में हूं, जहां पर होली को लेकर त्योहारों का इंतजाम किया जा रहा है। तमाम दुकानदार अपने अपने दुकान को लगा रहे हैं, लेकिन इन दुकानदारों से पूछना भी बेहद जरूरी हो जाता है कि क्या होली पर कोरोना का असर उस पहले की तरह ही देखने को मिला या कुछ कमियां देखी जा रही हैं। यहाँ से हम इनसे ही बात करेंगे जिनका ये दुकान है। सर, आपका नाम क्या है? अजय जी, होली का अब त्योहार आ गया है, तमाम तरह के इंतजाम किया जाए, क्या होली पर भी आपको कोरोना का असर देखने को मिल रहा है? बहुत देखने को मिला है कोरोना का असर, क्योंकि कोई बिक्री नहीं है। 1-2 आदमी आते हैं सामान लेने, बाकी कोई काम नहीं हो रहा। मतलब अभी भी बरकरार है? बेकरार है। मैडम, आपका नाम? कांति रावत। कांति जी, लगातार आपको हम देख रहे हैं कि आप अपने दुकानों पे ग्राहक भी आ रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि कोरोना का भी असर बरकरार है? बरकरार तो है, लेकिन हाँ, आदमी दूर से अपना काम करता रहता है। कोरोना का असर पर इतना नहीं है जितना पहले था। मतलब पहले की तरह नहीं, पहले की तरह नहीं है। तो ग्राहकों का एक रुझान आपकी ओर बढ़ता जा रहा है? हाँ, पहले की अपेक्षा आप धीरे धीरे जो है, जैसे जैसे होली भाई इतना बड़ा त्योहार है तो रुझान तो होगा ही आते आते। देखिए, साफ तौर पे इनका कह रहा है कि होली पर जैसे कि जो 2 साल पहले कोरोना का असर हम लोग देख रहे थे, 2 साल से जो देख रहे हैं, अब वो पहले की तरह जो हालात थे वो कहीं ना कहीं अब तब्दीली ले रहे हैं और हालात कहीं ना कहीं सकारात्मक ओर बढ़ रहे हैं और ग्राहकों का रुझान भी हमारी ओर बढ़ रहा है। हालांकि होली पर भी कोरोना का असर साफ तौर पर देखने को मिला, लेकिन उतना नहीं जितना 2 साल तक हमने देखा है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि होली पर लोग कैसे त्योहार को मनाते हैं और कैसे इसका मजा लेते हैं। कैमरा आशीष के साथ मैं जया सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। गाजियाबाद के थाना खोड़ा अंतर्गत राजीव नगर के एक
महिला का अपहरण करने का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें महिला ने 4 लोगों पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि 4 अज्ञात बदमाशों ने उसके सर पर कपड़ा ढककर उसके साथ रेप करने की कोशिश की, जिसके बाद महिला ने अपनी जान बचाकर भागी। महिला का कहना है कि वो बाजार में सामान खरीदने गई थी, जिसके बाद महिला को घर में बंधक बनाया गया, जिसके बाद रेप करने की कोशिश की गई। साथ ही महिला ने आरोप लगाया कि खोड़ा थाने की पुलिस और स्थानीय चौकी इंचार्ज अपराध रोकने में नाकामयाब साबित हो रहे हैं और जहां महिला के साथ ये वारदात हुई है, वहां हर चौक पर आवारा लड़के महिलाओं पर गंदे कमेंट करते हुए नजर आते हैं। रहने वाली एक 28 वर्षीय महिला है, जिनके द्वारा सूचना दी गई कि संडे बाजार के पास से बाइक पे लड़कों द्वारा इन्हें अपनी बाइक पे बैठा लिया गया। वहाँ से किसी फ्लैट पे ले गए। वहाँ वो उनके 2 और साथी थे, उनको देखकर ये उनके चंगुल से कूदकर भाग गई। इस सूचना पर सुसंगत धाराओं में थाना खोड़ा में अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण हेतु टीमों का गठन कर अनावरण के प्रयास किए जा रहे हैं। करते हैं खबरों का। यूपी में 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में चुनाव लड़ा था और बीजेपी गठबंधन ने 325 सीटों पर प्रचंड जीत हासिल की थी। इस बार सूबे में बीजेपी के हाथ बम्पर जीत तो लगी है, लेकिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपने गढ़ में ही मात खा गए। केशव प्रसाद कौशाम्बी की सिराथू सीट से चुनाव लड़े, लेकिन ईवीएम ही नहीं, पोस्टल बैलेट में भी केशव प्रसाद मौर्य को हार मिली है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजों में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। हालांकि इस चुनाव में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपने गढ़ में ही मात खा गए हैं। कौशाम्बी जिले के सिराथू सीट से ताल ठोकने वाले केशव प्रसाद मौर्य को सपा अपना दल की संयुक्त प्रत्याशी पल्लवी पटेल ने पटखनी दी है। वहीं सिराथू सीट की बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य उम्मीदों पर खरे साबित नहीं हुए। वो ईवीएम ही नहीं, पोस्टल बैलेट में भी पीछे रहे। केशव प्रसाद मौर्य को पोस्टल बैलेट में 214 वोट मिले, जबकि पल्लवी पटेल ने 710 वोट हासिल किए। यही नहीं, ईवीएम वोट के मामलों में भी केशव प्रसाद मौर्य पल्लवी पटेल से आगे नहीं निकल पाए। उन्हें 98,727 वोट मिले, जबकि सपा उम्मीदवार के खाते में 1,05,568 वोट आए। केशव प्रसाद का वोट प्रतिशत 43.28% रहा, तो पल्लवी पटेल का 46.49% रहा। इस हार से पहले सिराथू में बड़ा बवाल भी हुआ था। मतगणना के बीच पत्थरबाजी की घटना के बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए लाठीचार्ज किया था। हवा में फायरिंग के साथ आंसू गैस के गोले भी दागे गए थे। दरअसल यहां ईवीएम खराबी की शिकायत हुई थी और उसी वजह से मतगणना को बीच में ही रोक दिया गया था। बीजेपी एजेंट ने यहां पर फिर काउंटिंग की मांग कर दी थी, जिस वजह से दोनों पक्षों में तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। बता दें कि पार्टी ने केशव प्रसाद मौर्य को जिले की अन्य 2 सीटों को जीतने की जिम्मेदारी भी सौंपी थी। इतना ही नहीं, उनके नामांकन के लिए खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सिराथू पहुंचे थे, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य न तो अपना घर बचा सके और न ही अपना गढ़। समाजवादी पार्टी ने कौशाम्बी जिले में क्लीन स्वीप किया है। केशव प्रसाद मौर्य की अगुवाई में हुए 2017 के चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने 325 सीटों पर प्रचंड जीत हासिल की। इस नतीजे के बाद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने और पार्टी ने उन्हें सांसद पद से इस्तीफा दिलाकर डिप्टी सीएम बना दिया। हालांकि 2022 का विधानसभा चुनाव उनके लिए अच्छा नहीं रहा। ऐसे में अब देखना होगा कि पार्टी उनके लिए क्या स्पेशल करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक बार फिर बीजेपी को 273 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत मिल चुका है। वहीं सपा को 125 सीटें मिली, लेकिन इस चुनाव में सबसे खराब प्रदर्शन बहुजन समाज पार्टी का रहा। 4 बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद संभालने वाली मायावती की पार्टी बीएसपी का सूपड़ा साफ हो गया। आखिर कैसे 2012 में सरकार के बाद 2017 में 19 सीटें और अब 2022 में मात्र 1 ही सीट पर मायावती का हाथ ही रुक गया। जो नतीजे आए हैं तो उससे घबराकर
वह निराश होकर पार्टी के लोगों को कतई भी टूटना नहीं है, बल्कि उसके सही कारणों को समझकर वह उनसे बहुत कुछ सबक सीखकर अब हमें अपनी पार्टी व मूवमेंट को फिर से आगे बढ़ाना है तथा आगे चलकर सत्ता में भी जरूर आना है। तभी फिर यहाँ गरीब, असहाय, दुखी, पीड़ित व कमज़ोर वर्गों के लोगों का सही से भला हो सकता है। और अब तो इनके प्रति जातिवादी मानसिकता रखने वाली पार्टियों के साथ साथ जातिवादी मीडिया भी, जिसमें सोशल मीडिया भी शामिल है, ये भी नहीं चाहता है कि यहाँ के खासकर गरीब, दबे कुचले, गरीब व लाचार लोग बाबा साहब की मूवमेंट के मुताबिक चलकर सत्ता की मास्टर चाबी खुद अपने हाथों में लें। वहीं मायावती ने बसपा की करारी हार का ठीकरा मीडिया पर फोड़ दिया है। मायावती ने मीडिया पर हमला बोलते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान जातिवादी, द्वेषपूर्ण और घृणित रवैया अपनाकर बसपा के अम्बेडकरवादी मूवमेंट को नुकसान पहुंचाने का काम किया गया है। ये किसी से छुपा नहीं है, साफ है। 2007 में सीएम, फिर 2012 में 80 सीटें, 2017 में 19 और अब 2022 में मात्र 1 सीट जीतने पर बसपा को अपने घटते वर्चस्व को लेकर आत्ममंथन और यूपी की राजनीति में अपने अस्तित्व को खोजने की जरूरत है। जनता टीवी के लिए डेस्क से अमनप्रीत की रिपोर्ट। और खबरों में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खास खबरों के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।